आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया। यह महज एक पत्थर नहीं बल्कि बंगाल की सियासत में राजनीतिक चैप्टर का एक नया उदय माना जा रहा है। इस नए सियासी चैप्टर का सबसे खास कैरेक्टर खुद हुमायूं कबीर होंगे। हुमायूं कबीर के साथ हजारों की भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। यह कार्यक्रम 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी के दिन रखा गया। इस घटना से पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव जैसी हालत है, जिसके चलते प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। शिलान्यास के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में योगदान देंगे। मेरे पास मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है। हमें सरकारी धन की जरूरत नहीं है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसने हमें मस्जिद के लिए 80 करोड़ देने का वादा किया है। मैं सरकार से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, फिर मस्जिद की पवित्रता अखंड नहीं रहेगी। अब इस सियासी पिक्चर का असल मायने और मतलब भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में शानदार जीत के बाद एनडीए ने बंगाल में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। वो मुकम्मल भी लग रही है। वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावों को लेकर कमर कस ली है। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर बीजेपी का रुख था कि यह अभियान बांग्लादेश से आए लोगों समेत घुसपैठियों को जड़ से खत्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन बंगाल में एसआईआर पर बीजेपी का रुख अब नरम नजर आ रहा है। बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी ने कहा कि पार्टी राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बंगाल में करीब 30% मुसलमान हैं। इस आबादी का करीब 40 से 50 सीटों पर दबदबा है, लेकिन कई सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं होने के बावजूद एक निर्णायक वोट बैंक है। बड़ा सवाल, क्या हुमायूं कबीर के सियासी मास्टर स्ट्रोक के बाद ममता बनर्जी के हाथों से मुस्लिम वोट बैंक छिटकने वाला है? क्या हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी के खत के नेता बनने जा रहे हैं? और बीजेपी के पास सवाल यह भी, इस सियासी टूल का क्या जवाब होगा? सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। देश की संस्कृति को तबाह करने का कंसेप्ट लेकर जो बाबर भारत में आया था, जिसके अत्याचार पर प्रथम गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुरलाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक। तो आपने नेताओं के बयान सुन लीजिए, अब प्रश्नकाल के सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या चुनाव के चलते बाबरी का मुद्दा उठाया गया? पहला सवाल जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2, नई मस्जिद का नाम बाबरी रखने की क्या जरूरत थी? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2 जिस पर हम डिबेट करेंगे प्रश्नकाल में। सवाल नंबर 3, चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की क्या कोशिश की जा रही है, जिस पर हम डिबेट करने जाएंगे प्रश्नकाल में अगले घंटे लगातार। और सवाल नंबर 4, बाबरी की नींव रखनी ही थी तो इतना वक्त क्यों लगाया गया, क्या चुनावों का इंतजार था? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, क्या बाबरी बंगाल चुनाव को अब एक नया टूल के तौर पर पार्टियां इस्तेमाल करने जा रही हैं? यह प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5 है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे बात करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए गौरव मिश्रा का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मुन्ना खान साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी मुन्ना खान साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी कुछ वक्त में जुड़ने वाले हैं। संजय चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। विपिन शर्मा जी, आपका भी प्रश्नकाल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं गौरव मिश्रा जी से पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, चुनाव अगले साल हैं, बाबरी भी याद आई, शिलान्यास भी याद आया। अब ये जो नया पॉलिटिकल किट और टूल इजाद किया है टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक ने, आपको लगता है आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा माहौल बनाने वाला है और जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा की नींव भी कहीं ना कहीं आज पड़ गई? देखिए, जब दिया बुझने वाला होता है ना जी, तो बहुत फड़फड़ाता है और रोशनी भी थोड़ा सा ज्यादा देता है, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, बुझ जाती है। ये कुछ उसी तरह का प्रयास है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की लहर है। 22 राज्यों में हम सरकार में हैं और पश्चिम बंगाल में भी सरकार में आने वाले हैं। और वही भय एक नई स्ट्रेटजी को जन्म दे रहा है, जिसके फिराक में ये बहुत पहले से रहे। और ये मिली जुली इन लोगों का मिला जुला
ये प्रयास है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो चाहे हुमायूं कबीर हो, ये दोनों अलग नहीं हैं। इन दोनों के विचार जो हैं दो जिस्म एक जान जैसे ही हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण इनका मूल आधार है। मुस्लिम तुष्टीकरण खेला होबे का नारा पश्चिम बंगाल में ममता जी ने दिया था, और खेला हुआ चुनाव के बाद हमारे 150 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, और उसी राह पर पश्चिम बंगाल को ले जाना चाहती हैं। सड़कों पर उपद्रव, अराजकता और आतंकवाद को फैलाना चाहती हैं, और बाबरी मस्जिद के नाम पर वहां पर मस्जिद का शिलान्यास करना, क्या ये संभव है भारत में? ये कदापि संभव नहीं हो सकेगा। बाबरी नाम की कोई मस्जिद भारत में बन ही नहीं सकती है, और बनेगी तो जो बनाने वाले हैं वो भी निस्तेनाबूत हो जाएंगे, और जो ढांचा है वो तो निस्तेनाबूत होगा ही होगा। ठीक है, मैं टीएमसी प्रवक्ता के पास जरूर। संजय जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जी बात पूरी कर लीजिए, गौरव जी बात पूरी कर लीजिए। जी मैं वही कह रहा हूं कि ये माहौल बिगाड़ने की कवायद है, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, ये जो सोच रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ, और इसको भी उसी तरह से प्रयास करके ग्रेटर बांग्लादेश में तब्दील कर देंगे, और मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करके और एक बार्गेनिंग के टेबल पर ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों की मिला जुला ये प्रयास है, क्योंकि एक तरफ पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है जी, एक तरफ उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरा सरकारी अमला वहां 40,000 50,000 बिरयानी का पैकेट बनाने में लगा हुआ है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन लोगों के लिए। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोगला चरित्र दिखाई दे रहा है स्टेट का भी और उनके नेताओं का भी, और दिखाने के लिए उन्होंने सस्पेंशन दिखा दिया है कि नहीं मैंने सस्पेंड कर दिया है। तो ये अपने कंधे पे लेना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन करना वही चाहती हैं जो ये हुमायूं कबीर उन्हीं की बात अपने मुंह से कह रहा है। ठीक है, टीएमसी के भी प्रवक्ता मेरे साथ संजय चक्रवर्ती। संजय जी, पार्टी से सस्पेंडेड विधायक हैं, लेकिन बीजेपी और जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा है चुनावों से पहले, और अभी सब कुछ हो रहा है, उसके बाद फिर से उनकी घर वापसी हो जाएगी। संजय चक्रवर्ती जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि पोलराइजेशन की कोशिश है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। अरे पोलराइजेशन की कोशिश तो आप ही करते हैं जी। 2014 से पहले ऐसा कोशिश कोई था ही नहीं। ये 2014 के बाद से हर राज्य में घुसपैठिया, पहले झारखंड में घुसपैठिया, उसके बाद दिल्ली में घुसपैठिया, फिर बिहार में घुसपैठिया, फिर उसके बाद बंगाल में घुसपैठिया। मतलब चुनाव होता है, घुसपैठिया आता है और पीछे पीछे चलता है, जहाँ चुनाव होगा चलो घुसपैठिया चलो वहां चलो, और उसके बाद चुनाव खत्म, राज्य में सरकार बन गई, घुसपैठिया भी गायब हो गए। तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, ये हुमायूं जो है ये खेल रहे हैं बीजेपी के हाथों में। अभी 80 करोड़ की बात कर रहे थे हुमायूं ने, कबीर ने, कि 80 करोड़ रुपए आए कहाँ से। पहली बात तो हुमायूं को तुरंत जो है सीबीआई या ईडी से अरेस्ट करवा करके उससे इस बात की जबान में हाथ डाल करके उससे बात से निकलवाना चाहिए कि 80 करोड़ रुपए दे कौन रहा है। इसके अलावा उसके पीछे क्यों दे रहा है, वो दे इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है टीएमसी को किसी तरीके से कमजोर करने की। क्योंकि जब देखा एफआईआर के थ्रू जो है टीएमसी को कमजोर नहीं किया जा सकता है, तो ये बाबरी मस्जिद का एक नया शगुफा छोड़ करके 33 साल तक ये शांत पड़े थे, 33 साल में किसी को नहीं याद आई, अचानक चुनाव से पहले क्यों याद आ गई। ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है हिंदू मुसलमान कराने का। मैं आपको बता दे और पहले से बता दूं, एफआईआर के बाद हिंदू मुसलमान होगा, उसके बाद आगजनी होगी, फिर कुछ रेप केसेस ऐसे किए जाएंगे, और इसके बाद जो है फिर और भी कुछ ईडी सीबीआई के छापे पड़ेंगे कुछ मंत्रियों के घर पे। तो ये सारा पूरा का पूरा एक चैप्टर बना हुआ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके के रणनीतियों को ये अपनाती है। यह 80 करोड़ की बात अभी कह रहा था, मैं कह रहा हूँ ना, मैं चैलेंज कह रहा हूँ कि अरे ईडी सीबीआई को भेज करके तुरंत के तुरंत बाबर कबीर को अरेस्ट करवाइए, और करवा करके उसके जबान में हाथ डाल करके इस बात से निकलवाइए कि आखिर कौन सा ऐसा बंदा है जो 80 करोड़ रुपए जो है मस्जिद के लिए दे रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद धर्म के ऊपर हम लोग कभी भी किसी के धर्म को, हमारे यहाँ पे गिरजाघर बनता, अभी दीघा में हम लोगों ने बाकायदा एक शानदार मंदिर बनवाया है उड़ीसा के तर्ज पे भगवान जगन्नाथ का। तो हम लोग हर तरीके हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम विकास पे बात करते हैं। अगर विकास पे बात नहीं कर रहे होते तो ये बीजेपी को जो है, अभी इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी कहते थे इस बार हम 30 पार जाएंगे, आखिर 18 से 12 पे आ गए। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में देखेंगे तो 294 में बोल रहे थे कि 200 पार जाएंगे, 100 भी पार नहीं कर पाए, 77 में आकर के अटक गए। तो ये केवल ये पिछले लोकसभा के चुनाव में इनके 40,000 जगहों पे बस्ते तक नहीं लगे थे।
सरकार क्या बनाएंगे, खाक बनाएंगे सरकार। 40,000 जब बूथों पे इनके बस्ते तक नहीं लग पाए थे और ये सरकार बनाने की बात करते हैं। और केवल जब अभी केशव प्रसाद मौर्य जी बात कर रहे थे जैसे सरकार बनेगी, सरकार क्यों बनेगी भाई? वो जब इंसान कह रहा 80 करोड़ की बात कर रहा है तो 80 करोड़ का ये धन काला धन होगा जरूर। ठीक है, उसको बाकायदा ईडी ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। उसे पूछना चाहिए। ठीक है, मुन्ना खान साहब भी मेरे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुन्ना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मुन्ना खान, देखिए दो चीजें हैं। पहला तो ये कि बीजेपी कह रही है कि ये पॉलिटिकल एक गिमिक था, एक पॉलिटिकल टूल बनाया गया। मुस्लिम जो है उन्हें तुष्टीकरण की नीति के जरिए अपने साथ लाने की कोशिश है, उनको प्लीज़ करने की कोशिश है। नहीं तो अगर मस्जिद बनानी ही थी तो 33 साल इस बात को हो गए थे। और बाबरी ही नाम क्यों रखना मस्जिद का? अगर आपको दीन और ईमान की बात करनी है तो मस्जिद किसी भी नाम से बन सकती है। दुनिया भर में इतनी सारी मस्जिदें हैं, आप किसी और नाम से बना सकते हैं। और आज की तारीख ही क्यों आपने चुनी? तो ये सारी जो नैरेटिव्स हैं, बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर इसको किया गया क्योंकि बंगाल में चुनाव है। टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर अब हुमायूं अकबर काम करने जा रहे हैं क्योंकि 80 करोड़ रुपए उसको कौन ला के देगा? बीजेपी ला के देगी। काला धन बीजेपी के पास है। कांग्रेस क्या समझती है इसे लेकर, क्योंकि आप तो अलाई हैं उनके? नहीं, बिल्कुल हम अलाई हैं और इसी की वजह से जो हुमायूं है उसको पार्टी से निष्कासित किया गया। हम नहीं चाहते कि इस तरीके की राजनीति हो जो आपसी सौहार्द और भाईचारगी जो है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो बिगड़े। देखिए, भारत की जनता, भारत के मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी तो दे सकती है लेकिन मुसलमान को टिकट नहीं दे सकती है। बेटी बड़े शौक से मुसलमान को दे रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन टिकट नहीं देगी। इसलिए अब चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति बनाई जाए। राइट। बंगाल चुनाव में जो वोट का ध्रुवीकरण है, जो वोट का, अभी कुछ दिन अमित जी रुक जाइए, 2-4 दिन आप रुक जाइए। राइट। ये हुमायूं कबीर ये खुद अपनी पार्टी बनाएगा और पूरे प्रदेश में ये अपने कैंडिडेट खड़े करेगा ताकि किसी तरह से वोट का ध्रुवीकरण हो और बीजेपी को 7% बहुमत वहां मिले। नहीं, वो मुन्ना खान वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी, उन्होंने ये बात कही है कि मैं अपनी पार्टी का ऐलान करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल, अमित जी मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल यही रणनीति है और इसी रणनीति के तहत तो मैं कह रहा हूँ इतनी ताकतवर सरकार केंद्र में है। और अगर आप चाहते हो कि गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, आपसी भाईचारगी लोगों की बनी रहे, एक व्यक्ति आपके नाक में दम कर रहा है, ये संभव हो सकता है क्या? मतलब देश से बड़ा आज एक व्यक्ति हो गया, विचारधारा से बड़ा आज एक व्यक्ति हो गया, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से बड़ा एक व्यक्ति हो गया, जिसके लिए लोग आज तहलका मचा करके रखा है पूरे बंगाल में। आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। 80 करोड़ रुपया कहां से फंड हुआ ये आप नहीं कर सकते। अरे झुंगुर बाबा ढूंढा जा सकता है, यहाँ पे और कई घटनाओं पे अरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही है, जो हमारे देश को खोखला करने की जो नियत और नीति रखता हो, उसे आप गिरफ्तार करने में देर क्यों कर रहे भाई? कौन व्यक्ति सहयोग देगा कि आप हिंदू मुसलमान करें? अरे बाबर की बात थी, 30 साल पुरानी बात थी, उसपे सभी ने मिट्टी डाल दिया। रजामंदी से मस्जिद, वहां मस्जिद तोड़ी गई, मंदिर बने, सबने एक्सेप्ट किया, भाई हमारा देश बचा रहे। दूसरा सवाल यह है कि मैं अगर मस्जिद 100 बना लूं, किसी हिंदू भाई को, किसी देश के व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। अरे बाबर क्या था? मेरा पैगंबर था। बाबर था कौन? हम बाबर का नाम क्यों रखें? आप पैगंबर के नाम पे रखिए। आप कोई अपने खानदान से जो बुजुर्ग हैं उनके नाम पे मस्जिद का नाम रखिए, हुजूर के नाम पे रखिए, अल्लाह के नाम पे रखिए। नामों की फहरिस्त है, एक बाबर ही नाम क्यों? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सर पे ये हुमायूं कबीर ये दंगे भड़काने की कोशिश बंगाल में कर रहा है और करेगा भी। ये पार्टी का ऐलान करेगा, पार्टी के साथ साथ ये पूरे बंगाल में चुनाव लड़ेगा। जीतना तो है नहीं, लेकिन जो वोट का परसेंटेज है वो कई सीटों पे मुस्लिम वोट अहम है, इसलिए मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही है। वो बंगाल की जनता, बंगाल के मुसलमान बहुत समझदार है, वो एकजुट होकर के ऐसे पार्टी को, ऐसे ममता बनर्जी को जितवाएगी ताकि आने वाले समय में, भविष्य में वो बंगाल का विकास करे, बंगाल के लिए काम करे और बंगाल की देखरेख करे। ठीक है, विपिन शर्मा जी मेरे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। विपिन जी, दो बातें हैं। पहली तो ये कि हुमायूं कोई
कोई नए नेता नहीं है, पार्टी में सालों से जुड़े हुए हैं, एक कद्दावर नेता है, जिस इलाके से आते हैं मुर्शिदाबाद में, उनका वहाँ पर दबदबा है, उनकी वहाँ पर हैंड होल्डिंग है। टीएमसी से उनको निष्कासित किया जाता है, उनको निलंबित किया जाता है, और बाबरी नाम का जिन्न, कहते हैं कि कुछ मसले पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते हैं, कुछ मसले कभी नहीं मरते, और बाबरी राम मंदिर का ऐसा मसला है कि जब भी इसकी चर्चा की जाए ये नया ही लगता है कि अभी कल ही की तो बात थी। बंगाल में जो नया नैरेटिव ये सेट हो रहा है, जो नया ये टूल आया है, सियासत टूल बाबरी मस्जिद वाला, आप कितना इफेक्ट इसको चुनाव में देख रहे हैं? और क्या ये कहना गुरेज खाने वाली बात है कि ये मुस्लिमों को प्लीज करने के लिए किया गया है, कोई और रीजन नहीं है इसका? विपिन जी। अमित जी धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और देखिए बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है, यहाँ पर किसी की भी धार्मिक आस्था हो, एक बात तय है, मैं अपने विचार रखूं, एक बात तय है कि सबकी धर्म आस्था का सम्मान होना चाहिए, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि गंगा जमुनी की जो तहजीब रही है वो भी उसको आगे लेके जाना है यहाँ पर। और मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा। यहाँ पर हिंदुस्तान में एक रिवायत है, फूल वालों की सैर, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान अभी बेशुमार चुनौतियां हमारे देश के सामने, बहुत दंगे फसाद हमने देख लिए हैं, और यहाँ पर इस समय तवज्जो होना चाहिए विकास को। बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा, 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुद्दे पर, तो वहां पर यह उम्मीद करी गई थी, पूरे देश ने एक नजीर पेश करी कि यहाँ पर हमने दिखा दिया कि यहाँ पर हम सब एक है। यहाँ पर इस समय अब ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हम विकास की तरफ बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, हम बात करें कि कैसे उत्पादन को तवज्जो मिले, कैसे रोजगार उत्पन्न हो, कैसे हमारी जीडीपी आगे बढ़े, फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल हो, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य मॉडल हो। मैं 2 जरूरी बात जरूर अपनी रखना चाहूंगा। मुन्ना खान जी मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं बहुत हद तक इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बोली है। देखिए सौहार्द सबसे पहले है यहाँ पर, और जब भी हम किसी धार्मिक मुद्दे पे जब बहस में बैठे, किसी चर्चा में बैठे, तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को उत्तेजित करना नहीं है। यहाँ पर अपने अगर विचार भी रखने हैं तो बहुत सोच समझ के सुलझे हुए तरीके से रखने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर रखूंगा कि अगर मैं सरल सा एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता से पूछूं, मैं अगर भाजपा के प्रवक्ता से एक बात पूछूं कि जनाब मैं भी एक ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, सनातनी हूं यहाँ पर, और लेकिन क्या ये एक जायज सवाल नहीं है कि हम कब तक हर एक मस्जिद के नीचे हम लोग मंदिर ढूंढेंगे, या वो बात, क्योंकि देखिए 9 नवंबर 2019 वो बात अब एक इतिहास हो गया। अब बिल्कुल वो काल्पनिक नहीं था, राम सेतु काल्पनिक नहीं है, और निश्चित बात है कि राम लल्ला अगर इतने वर्षों से तरपाल में थे तो वो भव्य राम मंदिर बनना चाहिए था, और वो फैसला जो आया है माननीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत आया है, तो बिल्कुल बात है। लेकिन अब दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। साथ साथ मैं टीएमसी के प्रवक्ता से जरूर सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने, संजय भाई, मैं बड़े सम्मानपूर्वक आपसे पूछूंगा कि आपने बात बोली कि यहाँ पर ये भाजपा की तरफ से इनको शय मिल रही है, हुमायूं कबीर को, या उनकी टीम भी है, जैसे आप अब विपक्ष के नेता बोलते हैं ओवैसी साहब के बारे में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उनको कैसे ये सारी प्रशासनिक कैसे उनको ये सारा बंदोबस्त हो रखा है वहां पर, तो ये यानी किसका मतलब है, कौन किसकी शरण में बैठे हुए हैं वहां पर? सरकार तो आपकी है, तो ये तो सवाल बड़ा जायज सा दुरुस्त सवाल है। पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, इलाका आपका है, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। सोच के ताज्जुब एक आम आदमी करेगा। हम एक तरफ बात करते हैं माँ माटी मानुष की, कुमार सोनार बांग्ला, और ये सपना सबका साझा है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल आगे बढ़े, चुनौतियां बेशुमार है, और अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। यहाँ पर हम लोग सब सपने संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान को हम लोग महाशक्ति बनाए, आत्मनिर्भर बने। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि 80 करोड़ की जब बात चल रही है जी, तो ये तो जांच का विषय बनेगा। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बोलना बहुत आम बड़ी आसान बात है। ये बात सवाल सब पे उठेंगे, जांच होनी चाहिए कि अगर ये दावा करा जा रहा है 80 करोड़, तो ये कहां से आ रहा है ये फंडिंग? एक आम आदमी तो वाकई में हैरान हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ लोगों को तो खाने के दाने पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ अगर 80 करोड़ का दावा हो रहा है तो ये किसकी तरफ से है?
तो ये मुझे लगता है ऐसी गंभीर बातें हैं। विपिन जी, पॉइंट टेकन। ध्यान इस समय 100 बातों की एक बात मैं जरूर अमित जी रखना चाहूंगा कि इस समय ध्यान केंद्रित हमारा होना चाहिए सकारात्मक बातों की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग आज के वर्तमान दौर में, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर हम चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरे, सरकार की नीतियों को तो श्रेय जाता ही है, पूरे देशवासियों को श्रेय जाता है, सबने अपनी भूमिका निभाई है, दूध सागर बनाता है। तो यहाँ पर चाहे पश्चिम बंगाल का योगदान है, चाहे महाराष्ट्र है, विपिन जी, पॉइंट टेकन। मैं आऊंगा विपिन जी, I'll come to you। विपिन जी, I'll come to you। विपिन जी, I'll come to you। यहाँ पर भूमिका बहुत अहमियत रखती है और सबने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। ठीक है विपिन जी, I'll come to you। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी। गौरव, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो विपिन ने रेस की हैं अपनी बात में। पहला तो ये कि जब कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें मस्जिद की नींव रखने से कोई नहीं रोकता, ये उनका अधिकार है। दूसरा मसला कि कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी राज्य की है, वो राज्य देखेगा। तो विपिन शर्मा अगर ये बात कह रहे हैं कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, तो उसके बाद ये कार्यक्रम कैसे हो रहा है? राज्यपाल ने भले वहां पर कहा कि ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है, जो पूरा घटनाक्रम उस पर निगाह जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी की शह के बिना तो ये नहीं हो सकता था। और ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है, सरकार ममता बनर्जी की, पुलिस ममता बनर्जी की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी का है, लेकिन करवा बीजेपी रही है। गौरव मिश्रा। अमित जी, मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में ही कहा कि ये मिला जुला इन लोगों का खतरनाक खेल है। और यहाँ पर जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने कलकत्ता के कहा है, टिप्पणी की है, तो कानूनी रूप से सही है। मस्जिद कोई कहीं भी बना सकता है, अपने स्वेच्छानुसार बना सकता है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाएगा और बाबरी नाम ही क्यों रखेगा? क्या इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करना है? उनको जलील करना है? ठीक उसी प्रकार जैसे अभी मुन्ना खान ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जलील किया, जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी बेटियां देने में कोई परेशानी नहीं है, इनके पूर्वज तलवार के डर से सलवार पहन लिए होंगे, अपनी बेटियों को दे दिए होंगे, तो क्या हम अपनी अस्मिता के लिए लड़ना छोड़ दें? ऐसी ये बात कर रहे हैं, किस तरह की इन्होंने बात की है। और कोई आपने इनको रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। किसी के व्यक्तिगत कोई 2-4 लोग अपने मर्जी से कहीं शादी कर लिए हो, एक विषय हो सकता है, लेकिन इन द होल अगर मुन्ना खान इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अपमानित करने वाला है। आज हकीकत ये भी है कि आपको अपने मुद्दे को इनके पूर्वज बदले होंगे, इनके पूर्वजों ने अपनी बेटियां दी होंगी, आप कहीं ना कहीं गर्दन कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को बेटी देती है, टिकट नहीं देती। मैंने कोई गलत नहीं कहा। अयोध्या में आपने लोकसभा चुनाव में दिया, तैयार हो गया है, और शर्मा जी कौन से ब्राह्मण है भाई, आप जरा बताइए तो। आपने नहीं दिया, तो मैंने कौन से ब्राह्मण है? तब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को बेटी देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को चुनाव में टिकट नहीं देती। मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिसकी बात कर रहे हो, अगर पूरा ग्रीन कॉरिडोर बन गया, आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, भाई वो बने रहे और चारा एक समाज क्यों बना रहे हैं? किस तरह की बात करते हैं? इस तरह की घिनौनी बात करिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मस्जिद बने, कहीं भी बना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाबरी के नाम से बनाएंगे तो उसका अंजाम वही होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था। ये बात साफ और स्पष्ट अपने दिलो दिमाग में बैठा ले। और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई जुगलबंदी नहीं है, ये सीधा संदेश है। ठीक है मुन्ना खान, एक बार में मुन्ना खान सुन लीजिए, बीजेपी प्रवक्ता सुन लीजिए, मैं आपके पास नहीं बोल रहा था। मुन्ना खान जो जलील बात कही है उसको मैंने सुन लिया और उसका जवाब भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं, जवाब दीजिए। मुन्ना खान ये अपने नाम में ही 2 अर्थी मामला लेकर के बैठे हुए हैं। तो छलने का काम, ठगने का काम ये लोग करते हैं। शाहजहां शेख को बचाने का काम ये लोग करते हैं। ममता बनर्जी ये तो 20 दिन से कह रहा था, हुमायूं कबीर तो 20 दिन से कह रहा था, चिल्ला रहा था 1 महीने से कि हम ये करेंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। ये तो इन दोनों लोगों की, सरकार की और हुमायूं कबीर की, ये प्रयास ममता बनर्जी का है, जुबान हुमायूं कबीर का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दीवार की तरह खड़ी है इन लोगों के इस तरह के माहौल बिगाड़ने वाले कृत्य में। तो मुन्ना खान जी अपने जबान को लगाम दीजिए और इस तरह की हरकत नेशनल टीवी पे बैठ करके मत करिए। गौरव मिश्रा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जवाब ले लेते गौरव मिश्रा, जवाब लेते हैं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, उसके बाद मैं टीएमसी के पास जाऊंगा। गौरव मिश्रा जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान 2 मिनट आपके पास, जवाब दीजिए।
देखिए, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, आप बार बार राम जी की बात कर रहे हो, राम जी के नाते देश के मुसलमानों पे आप प्रहार कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए, राम जी और सीता जी का हरण करने का काम तो रावण ने किया, कोई जमा मस्जिद का इमाम या किसी मस्जिद का इमाम ने तो नहीं किया। लेकिन आपने श्रीलंका को गोद में क्यों बिठाया? आज सवाल ये है, आप कभी एक शब्द श्रीलंका के लिए नहीं बोले आप कि हाँ, जो हमारा नुकसान किया, जो हमारे भगवान का नुकसान किया, हमारे देश का नुकसान किया, आप उसे आप कोई भी अगर आपदा आती है, राहत पहुंचाया जाता देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। अरे मुन्ना खान जी, रामायण काल में श्रीलंका, को भी मारने का काम मुन्ना खान साहब, श्रीलंका सिर्फ नाम है। रामायण काल में श्रीलंका में कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ नाम है। असल में रावण जहां रहते थे, रावण का जहां परिवार था, जहां पर युद्ध हुआ रामायण का, वो सब अलग जगह है। नाम सिर्फ श्रीलंका है, वहां पर श्रीलंका का कुछ बिल्कुल बिल्कुल अमित जी एक बात कहता हूं, आज देश में लगभग 50% लोग रावण की पूजा क्यों करते हैं? मुन्ना खान जी, आप टू गो फॉर अ ब्रेक। जनता पार्टी मुन्ना खान जी, स्टे विद मी, आप टू गो फॉर अ ब्रेक। गौरव मिश्रा जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मुन्ना खान साहब है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। संजय चक्रवर्ती है, टीएमसी की बात रख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट विद मी विपिन शर्मा जी। प्रश्नकाल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो टीएमसी के प्रवक्ता से मैं जरूर यह बात पूछूंगा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने की परमिशन आपकी सरकार ने दी, सहूलियत और साधन मुहैया करा दिया, लेकिन कल को अगर दंगे फसाद हो गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बीजेपी के सब? ब्रेक के बाद प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। गौरव मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान साहब है, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विपिन शर्मा जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय चक्रवर्ती जी, मेरा आपसे सवाल है कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ वहां पर जमा थी और मुर्शिदाबाद के बेलडांग इलाके में जहां पर ये नींव रखी गई है, वहां बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी भी रहती है, बहुत सारे मंदिर है वहां पर और भी कई मस्जिदें आसपास के इलाके में हैं। राज्य सरकार ने परमिशन कैसे दे दी 2 लाख वहां जमा हो जाएं लोग? पुलिस कैसे वहां पर परमिशन मिल गई? कोर्ट ने अगर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जिम्मेदारी सरकार की है, कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि नींव रखवाई है। उन्होंने कहा कि लीगली वो अधिकार उनके पास है मस्जिद की नींव रखने के लिए। लेकिन जब आपको पता है कि विवादित मसला है, सालों से मुकदमेबाजी हुई है, यूपी का मसला आपको पता है, अयोध्या में क्या कुछ हुआ, कार सेवकों की मौत हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, बहुत ज्यादा राजनीति उस पर हुई, कुछ पार्टियों ने राजनीति चमकाई भी, कुछ उस राजनीति का शिकार भी हुए। तो बंगाल में आप फिर से चाहते हैं वही बाबरी, वही अयोध्या वाला चैप्टर फिर से हो? जरूरत क्या थी? मस्जिद बनानी थी बनाते। अगर वहां पर भी दंगे फसाद हो जाए पश्चिम बंगाल में, आपको पता है बंगाल का रक्त चरित्र किस तरह का है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने सवाल किया और आप ही ने जवाब दिया। बताइए सर। आपने कहा कि हाईकोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि मस्जिद की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने रखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो रोक नहीं सकते मस्जिद की नींव रखने के लिए। रोक नहीं सकते, यस, वही तो रखना और रोकना दोनों अलग चीज है। नहीं, इसका मतलब आप मस्जिद बना सकते हैं, है ना? इसका मतलब यही तो हुआ ना, उसे रोका तो नहीं। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसको दी? सरकार को दी। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बाखूबी से निभाया, कहीं एक पत्थर नहीं चला किसी भी तरीके से, कहीं किसी को अगर आगे समय में हो गया तो अब वहां पे बंगाल में हिंदू कहें कि हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, अभी एक बड़ी मस्जिद बन रही है बंगाल में, देश में जितने राज्य हैं वहां पे फिर बाबरी बनने लगे, राम मंदिर बनने लगे। संजय जी समझिए, इसका लॉन्ग टर्म दिक्कत है, आगे चल के दिक्कत होगी। एक सेकंड, बड़ी समस्या यही है कि जैसे टीएमसी का कोई प्रवक्ता बोलने लगता है, ये बात कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। नहीं संजय जी, ये कांग्रेस भी कहती है। नहीं, मैं अभी इसके पहले भी अभी जस्ट मेरे लिए कुछ नया नहीं है। इसके पहले की डिबेट को मैंने आधे से छोड़ दिया इसी वजह से, क्योंकि मुझे मेरी बात को रखने का आप लोग मौका नहीं दे रहे। बात रखिए, यही वजह है। बात रखिए संजय जी। मेरा सवाल ये है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपके पहले बोल लीजिए फिर मैं पूछूंगा। आप बोल लीजिए फिर मैं पूछूंगा। जवाब आप बोल लीजिए फिर मैं पूछूंगा। पहले सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि जब आज ही का दिन 6 दिसंबर चुना गया था, जब 6 दिसंबर शांतिपूर्वक बीत गया, तो आगे चल करके कोई दंगा फसाद होगा, क्या होगा, इसकी न्यूज कौन रखेगा? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला कि वहां 50,000 लोगों को जब बिरयानी बांटी गई, किसने बांटी भाई? हम लोगों ने तो नहीं देखी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बिरयानी बांटी होगी निश्चित रूप से। किसने खिलाया? भाजपा को पता होगा ना कि बिरयानी कहाँ से आई, किसने मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से पूरी तरीके से हुमायूं का जो है वो सपोर्ट कर रही है, और जो नया पार्टी अब ये बनाने वाले हैं उसका भी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी करेगी।
मस्जिद बनाने का 80 करोड़ रुपए जो पैसा आया हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ हलक में हाथ डाल करके उससे पूछिए कि आखिर वो कौन अननोन पर्सन है जो ये 80 करोड़ दे रहा है, क्यों उसके पीछे ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगाई गई अभी तक, क्यों उसके पीछे जो है उसके साथ अभी तक ये कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं गई। अभी यही बात कोई दूसरा कह रहा होता, सामने आकर के टीवी चैनल में आकर के कह रहा होता तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना पूछताछ की गई। हुमायूं को बाकायदा ईडी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करके उसके बाद पूछना चाहिए कि भाई कौन है वो 80 करोड़ तुमको देने वाला, उसको भी गिरफ्तार करे साथ में, तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना, जो हाईकोर्ट का आदेश है उस हाईकोर्ट का आदेश को हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। हम वहां पे किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव, कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने का कोई भी मौका किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है संजय जी, ठीक है, आपने बात रख ली। गौरव मिश्रा, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। जब नवरात्र का महीना आता है, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ होती है, पुजारियों को मारा जाता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। जब रामनवमी की यात्रा और जुलूस निकाले जाते हैं तो उन पर पत्थर, तेजाब फेंके जाते हैं। एक समुदाय विशेष से लोग ये कृत्य करते हैं और टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए संजय चक्रवर्ती कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है। जितनी खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल की रहती है त्योहारों के वक्त में, चुनावों के वक्त में, वो देश के किसी भी राज्य की नहीं है। जितनी हिंसा चुनाव में पश्चिम बंगाल में होती है, ये एनसीआरबी का डेटा है, ऑन रिकॉर्ड। इतनी हिंसा, इतनी हत्याएं बाकी राज्यों में, जो बीजेपी शासित राज्य हैं या कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, हिमाचल हो या फिर और दूसरे राज्य हैं, बीजेपी और शासित, कांग्रेस शासित दोनों राज्यों की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर इतनी हत्याएं, इतने हंगामा नहीं होता जितना कि पश्चिम बंगाल में होता है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, आई कम टू यू। और संजय चक्रवर्ती ये दावा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, चुनाव में तो वहां चीजें संभलती नहीं है। नवरात्रि के महीने में कई सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, हिंदू वहां पर पलायन को मजबूर है, यूनिवर्सिटी के बाहर लड़कियों का रेप हो जाता है, कॉलेज के बाहर। टीएमसी के आवारा नेता यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं, जो सालों पढ़ाई खत्म कर चुके हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर वो घूम रहे होते हैं, अपनी हेकड़ी दिखा रहे होते हैं, गुंडई कर रहे होते हैं। वहां का नेता, वहां का प्रवक्ता कह रहा है कि वहां सब कुछ ठीक है। अभी कल को दंगे फसाद हो जाएं, कल को हिंदू कम्युनिटी के लोग बोले कि हम भी राम मंदिर का नींव रख रहे हैं, तो बंगाल में एक राम मंदिर, एक बावरी बन रही है, एक यूपी में बन जाएगी, एक छत्तीसगढ़ में बन जाएगी, एक बिहार में बनने लगे, दुनिया के देश के जितने राज्य हैं वहां पर एक बावरी, एक नई बावरी बनने लगे और एक नया राम मंदिर बनने लगे। तो क्या ये ट्रेंड जो शुरू हो रहा है वहां पे, क्या देश की सहूलियत के लिए, कुशलता के लिए ठीक है ये? गौरव मिश्रा। देखिए अमित जी, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय संस्कृति की जो अस्मिता है, जो जड़ें हैं, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हाँ। रही बात वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये सर्वविदित है, पश्चिम बंगाल को जहन्नुम बना करके रख दिया है ममता बनर्जी जी ने। बनाया तो ज्योति बसु ने ही था, वहां पर पहले से ही ये सब चीजें क्लबों के माध्यम से अपराध होते थे, चुनावों को हाईजैक किया जाता था, गुंडई से वोट डलवाया जाता था, लेकिन उसको कई गुना आगे बढ़ा करके जिस तरह से ममता बनर्जी जी ने पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया और वहां जिहादियों और आतंकवादियों को इतना बड़ा नेक्सस खड़ा कर दिया कि पूरे पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से, अगर पश्चिम बंगाल का जीडीपी देखिए, वहां की इंडस्ट्रीज देखिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो तबाह करके रख दिया। यहां तक कि सेंट्रल की जाने वाली जो योजनाएं हैं उसको तक नहीं लागू होने दिया, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं इससे लाभ ना हो जाए बीजेपी को। और वहां की जनता ने बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद दिया। 3 सीट से 77 सीट पहुंचना ये कोई सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। आने वाले चुनाव में भी जिस तरह से इन्होंने त्रस्त किया हुआ है पश्चिम बंगाल को, तबाह किया हुआ है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, जिस तरह से बच्चियों का, बेटियों का वहां पर बलात्कार हो रहा है और नंगा तांडव हो रहा है, और इन लोगों के सरपरस्ती में हुमायूं कबीर जैसे लोग सांप्रदायिक माहौल को खराब करने, बिगाड़ने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको बिहार के रिजल्ट से इनकी चूल्हें हिल गई हैं और एसआईआर के डर से इनको नींद नहीं आ रही है। इनको लग रहा है कि अब क्या होगा, इसलिए पूरे पश्चिम बंगाल में आग लगा दो, जिससे पूरे देश में इसकी आंच पहुंचे, इस आग की आंच पूरे देश भर में पहुंचे और एसआईआर का काम डिस्टर्ब हो। लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, इनका कोई भी खतरनाक खेल चलेगा नहीं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी 2026 में, और इन लोगों का जो अराजकता का जो खेल चल रहा है वहां, वो भी खत्म होगा, समाप्त होगा। और बाबरी मस्जिद तो छोड़ दीजिए, मस्जिद बनाने की छूट पूरे देश में है, कानून सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं किसी की इबादत में। लेकिन ये जो बाबरी के नाम पर देश के हिंदुओं को, बहुसंख्यक समाज को अपमानित, प्रताड़ित और जलील करने का जो काम, जो षड्यंत्र तृणमूल कांग्रेस कर रही है,
और ये हुमायूं कबीर के माध्यम से करवा रही है, वो भी निस्तनाभूत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खान साहब मैं आ रहा हूँ, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, करेंगे सड़कों पर। ठीक है गौरव मिश्रा, ठीक है। अमित संजय चक्रवर्ती, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ, आप फिर अपना जवाब उसमें कंटिन्यू करिएगा। क्या आपको ये बात पता है कि पश्चिम बंगाल में एक कार्टेल काम करता है, एक सिंडिकेट काम करता है, जिसकी परमिशन के बिना आप अपना घर नहीं बना सकते, आप सीमेंट नहीं खरीद सकते, आप ईंट नहीं खरीद सकते, आप रेत नहीं खरीद सकते। लोकल टीएमसी के सिंडिकेट से परमिशन लेने के बाद ही आप घर बना सकते हैं। आपको इस बात की जानकारी है संजय चक्रवर्ती? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल नहीं, प्लीज अलाउ मी टू आस्क माय क्वेश्चन, देन यू कैन आंसर मी। संजय जी, आई विल गिव यू टाइम। संजय, आई विल गिव यू ऑल द टाइम, डोंट वरी, आई विल गिव यू ऑल द टाइम। हावड़ा में, उल्बेड़िया दूसरा, में, गौरव मिश्रा प्लीज, गौरव मिश्रा प्लीज अलाउ मी, में। गौरव मिश्रा प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज अलाउ मी। संजय जी, दूसरा मेरा सवाल ये है, संदेश खाली में जो घटना घटी, औरतों के साथ रेप होते रहे, उनके बलात्कार होते रहे, हर दिन एक नई महिला को आपका सो कॉल्ड लीडर बुलाता रहा, और मेन स्ट्रीम शहर से वहाँ का कनेक्शन काट दिया गया, सड़कें नहीं बनने दी गई। जब मीडिया की टीम पहुंची, जब हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ की औरतों से हमने बात की, वहाँ के पुरुषों से बात की, तो कहा जाता था कि शेख जहां साहब हर दिन एक नई महिला को अपने हरम में बुलाया करते थे, और जो पुरुष इसका विरोध करता था उसे मारा पीटा जाता था, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। और ये मेरे आंखों देखी बात है, मैं किसी के रिपोर्ट और कोई डॉक्यूमेंट की तस्दीक नहीं कर रहा हूँ। आज भी सिंडिकेट वहाँ काम कर रहा है, और ये सॉल्ट लेक इलाके में कोलकाता में मैं देख कर आया हूँ। आप कह रहे हैं आपको इस बात की जानकारी नहीं है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं सर संजय चक्रवर्ती। मैं आता हूँ, अब मेरी बात को सुन लेंगे। पहली बात तो ये है, बिल्कुल, एनसीआरबी का डाटा को कौन बनाता है? एनसीआरबी का डाटा, सर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा। नहीं, हाँ है ना, एनसीआरबी का डाटा बनाता कौन है? सर फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन सर। संजय जी, नो, आंसर माय क्वेश्चन, देन यू कैन कंटिन्यू सर। मैं क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ, मैं क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा कौन बनाता है? एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार की तरफ से बन के आती है। एनसीआरबी के डाटा का अनुसार सबसे ज्यादा लूट, हत्या, मारपीट की घटनाएं टॉप 10 में पश्चिम बंगाल नहीं आती। चुनाव के दौरान मैंने बात की थी संजय चक्रवर्ती, आई टॉक्ड अबाउट ड्यूरिंग इलेक्शंस। पहली बात सुन लीजिए, नहीं पहली बात सुन लीजिए, अपना नैरेटिव मत टॉप बताइए। 10 में पश्चिम बंगाल टॉप 10 में आती ही नहीं है, और टॉप 9 में आती है बीजेपी की सरकारें। सबसे पहले नंबर आती है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार आती है। दलितों के हत्या, बलात्कार से लेकर के लूट मार से लेकर के हर चीज में उत्तर प्रदेश। उनको बोलने दीजिए। दूसरी बात नंबर 2, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार कोलकाता सेफेस्ट सिटी के रूप में पिछले 4 साल से उसको सेफेस्ट सिटी के रूप में। मेरे सवाल का जवाब देंगे सर आप? सर मेरे सवाल का जवाब देंगे? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब ही मैं दे रहा हूं, क्योंकि सेफेस्ट सिटी के रूप में आप रात को 2 बजे भी वहां महिला निकल जाती है, लेकिन कभी भी किसी के तरीके से कोई भी चूचा। संजय जी, आप कोलकाता में रहते हैं? संजय चक्रवर्ती, यू स्टे इन कोलकाता? आप कब रहते हैं? कहाँ पे, कहाँ रहते हैं कोलकाता में? यहाँ मैं सॉल्ट लेक में ही रहता हूँ, जहाँ बात कर रहे हैं। संजय जी, मैंने आपसे बोला था चुनावों के दौरान हिंसा की बात की थी मैंने, आपने एनसीआरबी का डेटा बोला। मेरा सवाल था, क्या एक सिंडिकेट काम कर रहा है वहां पर जो लोगों को घर नहीं बनाने देता? आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये हवाई है। संदेश खाली सर, संदेश खाली में आपको आता हूँ। हाँ, संदेश खाली में भी आपको आता हूँ। संदेश खाली एक पूरी तरीके से एक फेक रिपोर्ट थी, बाकायदा वहां पे महिलाओं को पैसे देकर उसको बुलवाया गया। आपका पूरा हो गया है। सुन लीजिए संजय जी, आई विल गिव यू टाइम, another time सर। अब आपने बात कह ली, जब आपने कह दिया कि वो झूठ है, संजय भाई जब आपने कह दिया वो झूठ है, तो इस पर आपका जवाब जोर से नहीं, वो झूठ है, वो गलत नैरेटिव है। संदेश खाली की बेवा और औरतें जिनका बलात्कार हुआ वो नकली था। एक पीड़ित महिला को बाकायदा उन्होंने लोकसभा का सीट दिया हुआ था, लोकसभा से खड़ा किया गया था, वहां पे वो 3,60,000 वोट से क्यों हार गई? अगर वो सही होता तो वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट जीतता, न कि यहाँ हमारे टीएमसी के लिए जो है जीतता, वो भारी बहुमत से जीता है। चलिए संजय चक्रवर्ती, कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद थी संजय भाई कि कम से कम जो बात सच है वो कहने की कुव्वत आपके अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन आपने दोनों बातों को नकार दिया। ये मेरे आंखों देखी बात है, तो मैं आपसे क्या ही बताऊं। वो बेवा और वो बलात्कार की पीड़ित औरतें रो रही थी ना रोड पे खड़े होके, हमने उनसे पूछा, और ये लिखित में सर महिला आयोग ने लिखित में बयान लिया है सबका। महिला आयोग ने लिखित में बयान उन महिलाओं का लिया है जिसे आप फर्जी बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाओ, गौरव मिश्रा, कम टू यू, गिव मी 1 more minute। मुन्ना खान साहब,
संदेश खाली के बारे में आप भी जानते हैं, इस कार्टेल के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी एफआईआर इस कार्टेल के नाम से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में है। वहां पर आज भी आप घर नहीं बना सकते बिना सिंडिकेट की परमिशन के। और देखिए आपके एलआई, आपके साथी प्रवक्ता, जो पार्टी आप लोग महागठबंधन जिसे कहते हैं, सो कॉल्ड महागठबंधन, वहां पर देखिए महिलाओं की तकलीफ, दुख, उनके रुदन को भी नकली बताया जा रहा है। ऐसी सियासत मत करिए सर। बंगाल में इतनी बड़ी हार हुई है, कोलकाता का मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन कम से कम संवेदना तो नहीं मरनी चाहिए एक इंसान के अंदर। नेतागिरी करिए, सियासत करिए, संवेदना मत मार दीजिए अपनी। मुन्ना खान। नहीं, बिल्कुल संवेदना संदेश खाली के लिए भी है और संवेदना उन 4 बेटियों के लिए भी है जो बनारस की घटना थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसके साथ रेप किया था, बलात्कार किया था। उसके बाद वो चारों बेटियां थाने में लगभग 4 महीने तक चक्कर काटती रही, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। वो शुक्र है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, उनके प्रदर्शन दबाव के बाद वहां पे एफआईआर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ उससे बेहतर तो है संदेश खाली में जो घटनाएं घटी, तो एफआईआर भी हुई और अरेस्ट भी हुआ। हमें बात दोनों। मुन्ना खान साहब 5 साल तक एफआईआर नहीं हुई, 4 साल तक। मुन्ना खान 4-5 साल तक लड़कियां जाती रही और पुलिस उन्हें भगाती रही। जब मीडिया वहां पहुंची तब लोगों को पता चला। मुन्ना साहब आप रिपोर्ट देखिए, यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं और भी पत्रकारों की रिपोर्ट है, जाइए और देखिए वहां पर। गौरव मिश्रा, अब देखिए ये ढिठाई किस काम की है, ये ढिठाई किस काम की? इससे क्या सियासत पे आप बहुत लंबा चल पाएंगे क्या? पब्लिक अंधी तो नहीं है? बिहार में भी कहा जा रहा था, बिहार की पब्लिक की नींद खुली और जब आंखें खुली तो रिजल्ट सबके सामने था। बंगाल में भी कभी ना कभी तो आंख खुलेगी ही पब्लिक की। देखिए पूरा देश इस उम्मीद में है अमित जी, और महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव इसने संदेश दे दिया है। और पश्चिम बंगाल में ही गंगा सागर है, ज्ञानेश कुमार ने संदेश दिया, जनता ने संदेश दिया। और मैं आपको साफ बता दूं, ये मुन्ना खान जी कभी भी बच्चियों की, बेटियों की, महिलाओं की अस्मिता और उनके इज्जत के बारे में अच्छे शब्द बोल ही नहीं सकते। जिनकी पार्टी मोदी जी का मत कीजिए, तंदूर कांड करती हो। मुन्ना खान साहब मैं आता हूं, की पार्टी तंदूर कांड करती हो, मिश्रा जी, हाँ। जो बदायूं बलात्कार कांड पर एक शब्द न बोलता हो, जो संदेश खाली की घटना और आरजीकर की घटना का परिहास उड़ाता हो, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल देखिए, एक वोट पूरी तरह से संजय भाई आ रहा हूं, संजय भाई आ रहा हूं। हिंदू राष्ट्र की बात करती हो और दलित के हाथ जो गुंडे हैं 3 बार वो हाथ धोती हो, जो पार्टी हिंदू की बात करती हो, ब्रिज के नीचे जरा घूमे रात में, डायमंड हार्बर जरा घूमे रात में, समझ में आ जाएगा उनको। वर्धमान हो, आसनसोल हो, मालदा हो, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील हो चुका है। पश्चिम बंगाल को इन लोगों ने एक तरह से पीओके बना करके रख दिया है, ब्राह्मण अगर दलित के हाथ मिलाया स्थली बना करके रख दिया है, और वहां पे जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है और वो चुनावों का इंतजार कर रही है। और एसआईआर के भय से एसआईआर को खंडित करने के लिए इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। इसमें भी ये चप्पल फेंके जाते हैं और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात, ठीक है, मंशा पूरी ठीक है। संजय भाई को लाइए, स्क्रीन पर लाइए। संजय चक्रवर्ती, संजय भाई मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, विपिन जी के पास जा रहा हूँ, उनको बहुत कम वक्त मिला बोलने का। संजय भाई 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट संजय भाई प्लीज। मुन्ना खान सवाल कम टू यू, संजय भाई। जब बनारस की घटना हो तो दर्द नहीं होता है इनको, जब उन्नाव की घटना होती है, इनका एमएलए जो है बाकायदा रेप करता है और पूरे परिवार को खत्म कर देता, दर्द नहीं होता। जब आपके लड़की स्वयं ही नहीं तैयार थी एफआईआर करने के लिए, लखनऊ में जो घटना हुई है, बाकायदा अयोध्या के राम मंदिर परिसर के अंदर जो है बलात्कार हो जाते हैं, तो दर्द नहीं होता। इन लोगों को दर्द कहीं नहीं होता। दर्द जब कहाँ होता है? जब बंगाल में होता है तो दर्द होता है। इनको उत्तर प्रदेश में दर्द नहीं होता, इनको जो है सेना के अपमान में दर्द नहीं होता, बाकायदा सेना को अपमानित किया जाता है तो भी जो है मंत्री बने रहते हैं। तो मानसिक रूप से संसद में बैठ करके जो है बाकायदा एक धर्म विशेष को गाली दी जाती है। रमेश मिथुनी जैसा इंसान जो है एक धर्म विशेष को संसद के अंदर गाली देता है, चैलेंज करता है, धमकी देता है, तब आप लोगों को दर्द नहीं होता, ना उसके ऊपर कोई एक्शन होता है। आप लोग तब भी जो है चुप रहते हैं। इसका मतलब हम क्या माना जाए? संसद में अगर इस तरीके से घटना होती तो इसका सह किसका दिया है? किसने सह दिया था इसको बताइए। आपने उसको पार्टी से निष्कासित किया, रमेश मिथुनी को पार्टी से निष्कासित किया गया, नहीं निष्कासित किया गया।
हाथरस की घटना के बारे में बताइए, लोगों को बताइए हाथरस की घटना क्या हुआ। आप ये बताइए ना कि जो लखीमपुर की घटना हुई थी जिसमें किसानों को जो है बाकायदा रौंद दिया गया था, मैं गया था वहां पे देखने के लिए, तो वहां पे क्या कौन सी घटना हुई थी, किसने उसको रौंदा था? वो गृह राज्य मंत्री के लड़के ने रौंदा था। बाकायदा किसान खाली हाथ चले जा रहे थे, पीछे थार गाड़ी आती है और उनको रौंद के चली जाती है। क्या घटना हुई उसके बाद? ठीक है संजय भाई, ज्यादा वक्त नहीं बचा है संजय भाई, बिल्कुल वक्त की माफी चाहता हूं, आई डोंट हैव टाइम फॉर अ डिबेट सर, वेरी सॉरी। विपिन शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर जो एक तो तुष्टीकरण की राजनीति होती है और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। यहाँ पर मैं पत्रकार होने का धर्म निभाऊंगा, देखिए आईना सबको दिखाऊंगा, इसको कोई नकार नहीं सकता कि संदेश खली में जो घटना हुई, शाहजहां शेख की बात करें या कट कल्चर जिसकी बात आप कर रहे थे, सिंडिकेट तो वो भी एक बात है, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ ये बात भूलनी नहीं चाहिए, ब्रिज गुरुचंद शरण की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो वहां पर क्या हुआ, तो ये मुझे लगता है गिरेबान में सबको झांकने की आवश्यकता है, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि यहाँ पर देश कहां जा रहा है। आप एक आम आदमी को क्या संदेश देते हैं? आम आदमी नेताओं को रोल मॉडल समझता है। जी विपिन जी का फ्रेम 10 सेकंड, ठीक है। मुन्ना खान प्लीज गो अहेड, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। हाँ, अभी हमारे मित्र गौरव मिश्रा जी कह रहे थे कि हम तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं भी चाह रहा हूं, लेकिन शुरुआत तो आप करें, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र में सब हिंदू बराबर है, तो क्या आप अपनी बेटी दलित के घर में देंगे? नहीं देंगे। आप दलित से हाथ मिलाएंगे, 3 बार आप हाथ धोते हैं। दलित के बारात को आप स्वर्ण के मोहल्ले में जाने नहीं देते, दलित को आप मंदिरों में जाने नहीं देते, और आप बात करते हैं हिंदू। अभी जी आप सोच लीजिए, जो आदमी शुरुआत बेटी और बेटी कर रहा है, इसका मतलब कि वो पूरी तरह से पालनकारी मानसिकता का आदमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। गौरव मिश्रा जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन डिबेट। मुन्ना खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। संजय चक्रवर्ती टीएमसी प्रवक्ता है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन शर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो सीनियर जर्नलिस्ट। देखिए, प्रश्नकाल में जिस मसले पर आज हम बात कर रहे हैं, संदेश खाली की बात हो या कट मनी कल्चर का मसला हो पश्चिम बंगाल में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल में कभी भी ठीक नहीं थी, आगे ठीक रहेगी प्रभु जानते हैं। लेकिन जो नींव पड़ी है बाबरी मस्जिद की, ये सिर्फ नींव नहीं है, पश्चिम बंगाल की सियासत का एक नया चैप्टर है और बहुत सारे कैरेक्टर निकलेंगे। कौन क्या करेगा वक्त बताएगा। प्रश्नकाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही।